ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोग कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे 1773 से 1909। इसके बाद जो है आपका 1919 का और 1935 का जो एक्ट है, दैट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग। ओके, तो उसको अलग से पढ़ लेंगे, बट लीडिंग अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो भी डेवलपमेंट है उसको इस क्लास में खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उसके बाद कौन सा ट्रीटी हुआ था। वी हैड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की ट्रीटी हमें देखने को मिली थी। तो उसमें बहुत सारे कंसेशंस मुगल एम्पर ने ब्रिटिशर्स को दिए थे। सो यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एनुअल पेंशन देना था और एनुअल सब्सिडी देना था मुगल एम्पर को, और उसके बदले में इनको जो है दीवानी की राइट्स मिल गई थी। और इनको जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, दैट इज द दीवानी राइट्स, दे वेर ग्रांटेड। और उसके बदले में उनको जो है एक एनुअल सब्सिडी और एनुअल पेंशन देना था। अपॉइंटमेंट ऑफ टू इंडियन डेप्यूटी दीवान्स, जिसमें मोहम्मद रजा खां फॉर बंगाल और राजा शिताब राय, या सिताब राय जिनको कहते हैं, जिनके नाम पे एक बहुत बड़ा गांव भी है। ठीक है, तो सिताब रॉय जो है फॉर बिहार, तो उनके जो नाम पे जो है आपका गांव पड़ता है एक, जहाँ पर जयप्रकाश नगर नाम है उसका। सो ये दोनों बहुत फेमस लोग थे। मोहम्मद रजा खान बंगाल के डेप्यूटी दीवान थे, और सिताब राय जो थे बिहार के डेप्यूटी दीवान थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंटरवेंशन किया 1767 में, और उन्होंने क्या कहा कि 10% शेयर हमें चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई, तुम वहां गए थे स्पाइसेस का ट्रेड करने, यू हैव गॉन देयर फॉर डूइंग ट्रेड इन स्पाइसेस, तो हमें जो है जो भी आपका प्लंडर है वहां पर, जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो पैसा वगैरह, उसमें से 10% शेयर आपको देना पड़ेगा, बिकॉज हमने आपको चार्टर दिया है। नहीं तो हम यहाँ से मोनोपोली आपकी ब्रेक कर देंगे। वट एवर मोनोपोली यू आर हैविंग इन ट्रेड, तो हम यहाँ से आपको भेजना शुरू करते हैं। देन वी विल सी हाउ यू विल ट्रेड। ओके, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पर क्या था, 1765 में से लेके 1772 तक, ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग्स के पहले रॉबर्ट क्लाइव जो है, उसके समय का ये डुअल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या था कि एक कंपनी जो है उसके पास अथॉरिटी थी लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ओके, इसके पास, कंपनी के पास अथॉरिटी थी लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एंड द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स बोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दे लैक्ड अथॉरिटी। यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड कि कैसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जैसे पैसा कलेक्ट करना, ये सारी चीजें ईआईसी ने ले लिया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, और जितनी भी काम की चीजें थी, जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीजें थी, जैसे कि पुलिसिंग, ओके, पुलिस करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो इंडियंस को थमा दिया था दी। ओके, वो किसको दे दिया था? इंडियंस को दे दिया था। तो अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नाउ? अब जो है इंडियंस को दे दिया, तो उनके पास पैसे नहीं थे, और जिसके पास पैसा था वो काम करना नहीं चाह रहा था। तो इससे क्या है, देयर वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेस that has been created. Okay, so there was rampant corruption among company servants, तो प्राइवेट ट्रेडिंग, ओके, यूज करते थे पर्सनल एनरिचमेंट के लिए। दस्तक जो है, जो पहले भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था बिफोर, जो आफ्टर इनका गोल्डन इनको फरमान मिला था, फारूक सियार वाला, तो जो फरमान मिला था उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा उसको मिसयूज करना शुरू किया था, और ये चीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी कंटिन्यू रही थी। जहां से फारूक सियार के फरमान के बाद से इन्होंने मिसयूज करना स्टार्ट किया, और उसके बाद से लेके टिल द टाइम वॉरेन हेस्टिंग्स अराइव्ड, ये चीज चलती रही थी। प्राइवेट ट्रेडिंग होती रही थी साइड में, कट्स अपना लेते रहे थे। ओके, सो दैट वाज द वर्स्ट पीरियड विथ रिगार्ड्स टू करप्शन इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। देन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने कोई पावर नहीं दिया था, एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन होता था, पीजेंट्री को ऑप्रेस करते थे। देखिए यहाँ पर होता क्या था, दैट पीजेंट्स के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं था, जब देयर वाज नो कनेक्शन, एंड उसके वजह से ये क्या करते थे, जानते नहीं थे कि मान लिया कि अगर इट वाज नॉट अ गुड सीजन,
फॉर द पीजेंट्री, तो रेवेन्यू कलेक्ट कैसे कम करना ये सब नहीं इनको चाहिए होता था, ठीक है। इनको नहीं पता था, इनको बस पैसे से मतलब था। कंपनीज बैंक्रप्सी कॉन्ट्रास्टेड विद द फ्लरिशिंग स्टेटस ऑफ इट्स सर्वेंट्स। तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपन कि जो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बैंक्रप्ट हो गई थी, लेकिन एट द सेम टाइम उसके जो सर्वेंट्स थे वो रिच हुए जा रहे थे। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? आपकी कंपनी डूब रही है और उसके एम्प्लॉयज माला माल हो रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब एम्प्लॉयज आर पुशिंग द कंपनी टू अ लॉस। ओके। रेगुलेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो chaotic सिचुएशन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, इट डिसाइडेड टू रेगुलेट द कंपनी टू इंट्रोड्यूस ऑर्डर इनटू इट्स अफेयर, और इससे थ्रू जो है हमें रेगुलेटिंग एक्ट मिलता है 1773 का। उसके बाद जो है दोस्त, आपका रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको भी इंडाइक्ट किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव हैड बिकम वन ऑफ द वेल्थिएस्ट मैन इन ऑल ऑफ ब्रिटेन। उसका जो है, उसने अपने ब्रिटेन में एक अपना पैलेस बनवाया था, विच ही सॉ इन इंडिया। इंडिया में जो पैलेस उसने देखा था वो उसने ब्रिटेन में बनवाया था। तो उसके वजह से लॉट्स ऑफ पीपल हैड ग्रोन जेलस, और उसके करप्शन में एक कमिटी बैठाई गई थी, एंड फाइनली रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड। रॉबर्ट क्लाइव जो है, ओके, he committed suicide। ओके। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्लीन अप एक्ट स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन करना चाह रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शनिंग में। ओके। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ था विच एक्नॉलेज द कंपनीज मल्टी फेसेटेड रोल बियॉन्ड ट्रेड। अब बोला गया कि हम जो है एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लगाएंगे, बिकॉज कंपनी जो है इट इज नो मोर ए ट्रेडिंग company। Okay, the company has grown beyond its trading functions. Directors of the company were mandated to submit all correspondence regarding revenue affairs and civil military administration to the British government. The British cabinet also granted the right to exercise control over Indian affairs for the first time. So please remember, पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को वो राइट कब मिला था कि इंडियन अफेयर्स में इंटरवीन कर पाए? 1773 के एक्ट के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, सो गवर्नेंस इन बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल एंड अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स को दिया गया था, जो कि मेजोरिटी रूल पे ऑपरेट करते थे। ओके। और वॉरेन हेस्टिंग्स एंड 4 अदर वेर नेम्ड इन द एक्ट विद सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट बाय द कंपनी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले उस एक्ट में, 1773 के एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम था दैट ही शैल बी द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके। देन एक सुप्रीम कोर्ट आपका 1773 के अंदर विथ ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। तो मतलब यहाँ पर आप डायरेक्टली भी जा सकते थे, या अगर लोअर कोर्ट्स हैं आपके, वहां से अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लेके जा सकते थे अपीलेट जुरिस्डिक्शन में। ओके। गवर्नर जनरल का पावर जो था, ही हैड सम अथॉरिटी ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो फुल पावर नहीं था, प्लीज रिमेंबर, देयर वाज नो फुल पावर। फुल पावर बाद में मिला था। द गवर्नर जनरल वाज गिवन द अथॉरिटी ओवर बॉम्बे, फुल अथॉरिटी ओवर बॉम्बे एंड मद्रास लेटर ऑन। सबसे पहले जब 1773 में आया था, तो उस समय जो है प्रोविजन कुछ सही नहीं था। उस समय बॉम्बे मद्रास पे लिमिटेड अथॉरिटी थी, एंड यहाँ मेजोरिटी रूल के थ्रू, तो मेजोरिटी रूल के थ्रू आपको रूल करना था। तो गवर्नर जनरल के पास एक्चुअली में कोई पावर ज्यादा नहीं थी, बिकॉज 4 मेंबर्स की काउंसिल थी इनके पास, और 4 मेंबर्स का जो काउंसिल था वही जो है मेजोरिटी से डिसाइड करता था। अब हम बात करते हैं, अमेंडमेंट हुआ था एक 1781 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को डिफाइन कर दिया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इम्यूनिटी दी गई थी फॉर देयर एक्शन। तो आज भी ये कैरी फॉरवर्ड होती है। Even today, the government servant, the IS officer, are given immunity immunity for their actions, in which is taken in a professional capacity। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मर्डर वर्डर कर दिया तो आप बच जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप जो है अपने एक्टिविटी को डिस्चार्ज करते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, तो उसमें कोई गलती भी होती है तो यू विल बी इम्यून। ओके। ज्यादा से ज्यादा आपको शंट आउट किया जाएगा, दूसरे जगह किया जाएगा, आप पे कोई क्रिमिनल या सिविल केस नहीं चल सकता। ओके। देन इंपॉर्टेंट एक्ट आया नया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इट इज परहैप्स वन ऑफ द मेजर एक्ट्स। ये क्या है? वन ऑफ द मेजर एक्ट्स है ये। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है, ये सबऑर्डिनेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाइनली कंप्लीटेड
द एक्ट प्लेस द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक तरीके से सबॉर्डिनेट बना दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक डिपार्टमेंट बना दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। पहले क्या था, ट्रेडिंग कंपनी थी, दे हैड फुल अथॉरिटी। उसके बाद 1765 से 1772 रैम्पेंट करप्शन आया। उसके बाद देखिए, बेसिकली रैम्पेंट करप्शन से प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम किस चीज से था? प्रॉब्लम था इनको जेलसी से। तो पार्लियामेंटेरियंस दे गॉट वेरी वेरी जेलस ऑफ द वेल्थ that the agents, the lowly clerks, okay, the clerks ऐसे कहते थे ना ब्रिटिशर्स अपने एक्सेंट में, the lowly clerks, how could they amass so much fortune? तो अपना फॉर्च्यून जो है उसके चलते उन ये जो है इनकी आंख लग गई, एंड फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1773 से कुछ अथॉरिटी असर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एक गवर्नर जनरल को बनाया, और ये जो अथॉरिटी है ये फुल्ली असर्ट किया पिट्स एक्ट के अंदर 1784 में। और 1784 में फाइनली जो है एक डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। and the company's possession in India were for the very first time termed as the British possession. Now this is very very important for your prelims examination. कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया में, दे वर टर्म्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस, ओके, एंड दिस ब्रिटिश पोजेशन जो है आपका फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कहां डिक्लेयर हुआ था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ओके, पिट्स इंडिया एक्ट में इसको बनाया गया था। फिर एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। सो इन्होंने क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंप्राइजिंग द चांसलर ऑफ एक्सचेकर, अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड 4 प्रिवी काउंसिल मेंबर्स who were appointed by the crown to oversee the company's civil, military and revenue affair. All dispatches requires approval by the board, creating a dual system of control. तो ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो ब्रिटिश पोसेशन बोला गया, और उसके बाद डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बोला गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये भी इट ऑल्सो हैपन। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंदर आया था? अगेन रिमेंबर, इट केम अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन था? एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और कौन था यहाँ पर? और कौन था यहाँ पर? 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर थे, ओके, हु वेयर अपॉइंटेड बाय द क्राउन टू ओवरसी द कंपनी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स, ओके। इस चीज को ध्यान रखना, ओके। तो ये डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल अगर यूपीएससी पूछे तो याद रखिएगा 1784 1784 के एक्ट के अंदर ये आया है, ओके। दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यूपीएससी जनरली अगर पूछता है तो 1784 पूछता है, 1773 अभी तक नहीं पूछा है। पूछता है तो 1919 पूछता है, पूछता है तो 1935 पूछता है, ओके, और पूछता है तो 1813 और 1833। जनरली अभी तक अवॉइड कर रहा है 1853 को, 1773 को, 1909 को, और आपका 18 जो आपका काउंसिल एक्ट है उसको। तो ऐसी बात नहीं है कि यूपीएससी नहीं पूछ सकता है। ऑब्वियसली इफ इट इज अनचार्टेड टेरिटरी है तो एनी टाइम यूपीएससी कैन वेंचर है। लेकिन फिर भी अगर एक्स्ट्रा अगर कहीं ध्यान देना है तो इसमें दीजिए 1813, 33, 1784, 1919 एंड 1935, 1935, ओके। ये सारे में 1813, 1784, 1833, 1919, 1935, इसमें जो है एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं आप। लास्ट के 2-3 दिन जो बचेंगे अगर रिवीजन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर गवर्नेंस इन इंडिया की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल इन इंडिया टू हैव अ काउंसिल ऑफ 3 मेंबर इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ, एंड प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेयर मेड सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल। नाउ द सबॉर्डिनेशन ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वाज आल्सो कंप्लीटेड है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो था 1773 में कुछ पावर दिया गया था, लेकिन क्लियर नहीं था कितना पावर, ओके। और प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को फाइनली सबॉर्डिनेट बना दिया गया था आपके इसके थ्रू, 1784 एक्ट के थ्रू। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑन एग्रेसिव वॉर्स।
तो जितने भी एग्रेसिव वॉर्स थे, देखिए एग्रेसिव वॉर्स के चलते ही जो पहले कार्नाटिक वॉर हुआ, उसके बाद पलासी, बक्सर, द वॉर्स दे हैड विद द मराठास, इसके चलते बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा था। तो इसीलिए जो है एक जनरल प्रोहिबिशन लगाया गया कि आप एग्रेसिव वॉर्स नहीं लड़ेंगे, and you will not be having any kind of treaties which will put you in a position of war on somebody else's behalf। लेकिन इसको फ्रीक्वेंटली ब्रीच किया गया। आप जानते ही हैं कॉर्नवालिस गए थे टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए फिर से, है ना। 1786 के एक्ट में क्या हुआ था, कॉर्नवालिस को एम्पावर किया गया था। तो ही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उनको बोथ गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का पावर चाहिए था। ओके। और 1786 का जो एक्ट था, इट ग्रांटेड दिस विश, ये जो है विश को ग्रांट कर दिया गया। कॉर्नवालिस, देखिए कॉर्नवालिस आए थे आफ्टर मच इंसिस्टेंस। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है जब वापस गए तो उनको बहुत इंसिस्ट किया गया कॉर्नवालिस को कि आप जाइए। तो कॉर्नवालिस ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, बट आई वांट कि मुझे गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों का आप मुझे पोजीशन मुहैया कराएं। तो ये जो एक्ट आया 1786 का, एक तरीके से इनको दे दिया। Cornwallis granted the authority to override the council's decision if he took responsibility for them। कॉर्नवालिस जो है उसने क्या बोला कि आपको हम देते हैं ये अथॉरिटी कि आप ओवरराइड कर सकते हो काउंसिल का डिसीजन। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि काउंसिल नाउ, काउंसिल पहले मेजॉरिटी से चलता था, अगर आपको याद होगा 1773 में मेजॉरिटी के थ्रू इनको चलाने की बात की गई थी। और जो आपके वॉरेन हेस्टिंग साहब है उनको उतना पावर नहीं दिया गया था। लेकिन कॉर्नवालिस को क्या कहा कि हम आपको वीटो पावर देते हैं, वी विल गिव यू द वीटो पावर। ओके। और ये जो है सारे गवर्नर जनरल्स को लेटर एक्सटेंड हो गया था। ठीक है। अब आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये जो है बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल प्रिविलेज है उसको नेक्स्ट 20 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया। मतलब अब इंडिया में कोई भी ब्रिटिश कंपनी काम नहीं करेगी एक्सेप्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना ट्रेड भी करती थी और रूल भी करती थी, तो डुअल नेचर था। ओके। There was also financial obligation to the British government and the company was mandated to pay 5 lakh pound annually। बड़ी बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय, 500,000 पाउंड उस समय जो है एक आदमी की साल की इनकम 1 पाउंड नहीं होती थी, शिलिंग्स। और शिलिंग्स में मिलते थे सैलरी। एक जो ब्रिटिश माइनर हो गया या ब्रिटिश आदमी हो गया, फार्मर हो गया, तो उसकी साल की इनकम 1 पाउंड या 2 पाउंड नहीं होती थी। तो 5 लाख पाउंड आप समझ जाइए कि कितना बड़ा इनकम है, तो इट्स इन करोड्स। ओके। सो 5 लाख जो है, 5 लाख पाउंड जो है उनको देना पड़ता था फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू आफ्टर मीटिंग देयर नेसेसरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड सैलरीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लास्ट में 5 लाख पाउंड आपको देना होता था। और इट मैंडेटेड द 1793 एक्ट, इट मैंडेटेड रॉयल अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड कमांडर इन चीफ। तो जब तक रॉयल अप्रूवल नहीं मिलेगा, किंग का अप्रूवल नहीं मिलेगा, बाद में क्वीन का अप्रूवल नहीं मिलेगा, तब तक आप जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी और कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया नहीं बना सकते। ओके। एंड सीनियर ऑफिशियल्स जो है दे वेर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट परमिशन। तो इंडिया जो है वो छोड़ के जाने से इनको मना किया गया। एंड देयर डिपार्चर वाज ट्रीटेड एज रेजिग्नेशन। ठीक है। अब इनका डिपार्चर को क्या बोला गया कि आपका डिपार्चर अब से रेजिग्नेशन माना जाएगा अगर आप कंट्री छोड़ के भागते हैं तो। एंड द कंपनी वाज ग्रांटेड अथॉरिटी टू इशू लाइसेंसेस व्हिच वेर termed as privileges। तो privileges was very similar to the दस्तक्स। तो दस्तक जैसा होता था। इट अलाउड इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉय टू ट्रेड इन इंडिया। तो इंडिविजुअल्स अगर बाहर से आते थे तो उनको कंपनी का लाइसेंस लेना पड़ता था या प्रिविलेज लेना पड़ता था, तब जाके दे कुड हैव डन एनी काइंड ऑफ ट्रेड। एंड दीज लाइसेंसेस से ही ओपीएम ट्रेड चाइना में खुल गया। देखिए यहाँ पर क्या होता था कि ओपीएम जो है कहाँ उगता था, ओपीएम बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में। ओपीएम अफीम जिसको कहते हैं। ओके। ओके। अफीम जो है उस समय बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में अफीम की खेती होती थी। तो अफीम जो है उसको लेके
जाते थे ये, दे यूज्ड टू गो टेक द ओपियम विद देम टू चाइना, और चाइना में वहां पर क्या कर रहे थे, द चाइनीज को अडिक्ट बना रहे थे। देयर यूज्ड टू बी बार्स, ओके, जहां पर चाइनीज पीपल जो है, चाइनीज यूथ जो है उसको करप्ट किया जाता था, जबरदस्ती उनको ओपीएम एडिक्ट बनाया जाता था, एंड इट वाज नोन एज द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। इट वाज नोन एज व्हाट? सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, ओके, यस। और उसके बदले में हम क्या लाते थे? पोर्सिलेन लाते थे, जिसको चाइना टी कप सेट आप कहते हो, सिल्क लाते थे, अच्छी अच्छी चीजें लाते थे और उनको बुरी बुरी चीजें चिपका देते थे ब्रिटिशर्स, ओके। तो ये याद रखिएगा, 1793 में ट्रेडिंग प्रिविलेजेस अलाउ किया गया था इंडिविजुअल्स को ग्रांट करना बाय द कंपनी। सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी, सो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सेपरेट कर दिया गया जुडिशरी से, रिजल्टिंग इन द डिसअपियरेंस ऑफ द माल अदालत। तो माल अदालत, माल मतलब क्या होता है आपका? चीजें, ओके, गुड्स, ओके। तो वो जो है जुडिशरी अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखेगा। Payment of home government members. So members of the home government will be paid out of Indian revenue, which was abolished in 1919. तो बहुत ध्यान से समझिए कि 1793 में होम चार्जेस were established, and 1919 में होम चार्जेस were abolished। क्या ये क्लियर है डिस्टिंक्शन? क्या ये डिस्टिंक्शन क्लियर है सभी को? यस, प्लीज रिमेंबर, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पूछूंगा एस्टैब्लिश किससे हुआ है। जो अबॉलिश पे क्लिक करेगा इवन आफ्टर बीइंग प्रेजेंट हियर, फिर वो मेरे से बात नहीं करेगा, ठीक है? प्लीज रिमेंबर दिस। 1793 एंड 1919 अलग अलग है। 1919 में अबॉलिश होगा, 1793 में एस्टैब्लिश होगा, ओके। अब देखिएगा एक ट्रेंड बन रहा है, पैटर्न बन रहा है 1813 चार्टर एक्ट, मतलब +20 ईयर्स, ओके। +20 ईयर्स जो है 20 साल का जनरली इनके पास रहता था, फिर चार्टर बनाया था। यहां पर रियलिटी क्या था? दैट द ब्रिटिश आइलैंड वेयर रीलिंग फ्रॉम नपोलियंस कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इस समय जो है नपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। इसमें क्या था? नपोलियन अपने शिप्स को यूज करके और ब्रिटिश आइलैंड का, होम आइलैंड का ब्लॉकेड करना चाह रहा था। ऑल्दो जब तक ये चार्टर एक्ट आया 1813 में, नपोलियन बैकफुट पे आ चुका था ऑलरेडी। बिकॉज ऑफ हिज लॉसेस नपोलियन जो है बैकफुट पे आ चुका था, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट इसमें मर्चेंट्स जो थे, जो कि नॉन ईस्ट इंडियन कंपनी मर्चेंट्स थे, दे वेयर पुटिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट कि आप जो है अब खत्म कीजिए मोनोपोली, हमें भी जो है थोड़ा पैसे कमाने का मौका दीजिए, बिकॉज नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। ऑलरेडी वी आर एट अ वेरी डिसएडवांटेजियस पोजिशन, सो नाउ इट इज टाइम दैट यू अनलॉक India's ports to us non East Indian company merchants। तो इसी प्रेशर में, ओके, इसी प्रेशर में ये जो है कंपनी का ट्रेड मोनोपोली वाज abolished in through the Charter Act of 1813, and this ended their trade. Only the company was able to retain the trade with China and the trade in tea। तो टी प्लस चाइना का ओपियम ट्रेड जो है उसको बचा के, और ये भी बाद में 1833 में इसको भी छीन लिया गया था। 1813 में हर किसी स्पाइसेस वगैरह, पेपर वगैरह, इस सब पे हटा दिया गया। सिर्फ टी और चाइना ये छोड़ा गया मोनोपोली कंपनी पे, और कंपनी शेयर होल्डर्स वे ग्रांटेड अ 10.5% डिविडेंड, ओके। देखिए 10.5% डिविडेंड है, तो इस पे फिक्सेट नहीं होना, आपको बस इतना याद करना है कि 1813 से डिविडेंड मिल गया था, आई थिंक
somebody was asking this question, किसी बुक में 8.5% कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे 12.5 लिखा हुआ है, कहीं पे 10.5 लिखा हुआ है। तो इतना फिक्सेट मत होइए, दीज आर प्यूनी डिटेल्स, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, इससे जो है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो 10.5% जो है वो आपका रेवेन्यू ऑफ इंडिया से इनको देना था। Extension of company's possession, the company were allowed to retain India for another 20 years without compromising on the sovereignty of the crown. तो सबसे पहले क्राउन कब assert किया था sovereignty? When was the East India Company's possession called? The British East India Company possession was called the British government's possession. It was the Pitt's Act of 1784 सबसे पहले, okay? And सबसे पहले जो है constitutional possession of British territory in India was defined explicitly by the 1813 Charter Act. Please remember now, this is very, very important. Okay? Then expansion of Board of Control powers. So power of the Board of Control जो है, it further enlarged. ये जो power है of the Board of Control, it further enlarged. और 1 लाख रुपए जो है ये ईयरमार्क किया गया था फॉर encouragement of literature, learning, and science among the natives of India. And this led to what? The very famous Orientalist versus Anglicist debate. And the debate was settled in favor of the Anglicist. तो ये एक चीज है, I'll just highly recommend you guys कि जितने भी ओरिएंटलिस्ट हैं उनके बारे में जान लेना, जितने भी हिंदू हिंदू कॉलेज में है, कैलकाटा मदरसा वाला हो गया आपका, एनी बुक्स दैट वाज रिटन, विलियम जोन्स हो गया है ना, इन सब के बारे में आप समझ लेना, पढ़ लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। मैंने एएल बेशाम वाली क्लास ली थी, याद है? फर्स्ट क्लास ली थी, वो आपका ऑलरेडी प्रिंट इस पे यूट्यूब पे प्रेजेंट है वीडियो, तो उसको जरूर से आप देख लेना, ठीक है। आई जस्ट रिपीट हियर माई सेल्फ, इसको आपको बोल देता हूँ। तो सर जॉन मार्शल जो है, आपने हमने पढ़ लिया था, हुआ सर जॉन मार्शल। तो यहाँ पर जो है, आई जस्ट रिपीट हियर ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो ओरिएंटलिस्ट में कौन था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई ऑफ बंगाल ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स टाइम। अब इसको हेल्प किसने किया था? हेल्प किया था चार्ल्स विल्किंस ने। किसने हेल्प किया था? राइट, याद रखना, चार्ल्स विल्किंस ने हेल्प किया था। और चार्ल्स विल्किंस का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो इसने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। क्या किया था इसने? ट्रांसलेट किया था भगवत गीता इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और विलियम जोन्स ने क्या किया था? विलियम जोन्स ने गीत गोविंद, जयदेव का गीत गोविंद को ट्रांसलेट किया था, और मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया था, और कालिदास के शकुंतला को किया था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एशियाटिक रिसर्चेस करके एक मैगजीन आता था, ओके, जर्नल आता था, एशियाटिक क्या रिसर्चेस, ओके, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके एक सेक्रेटरी कौन था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, who became very famous in the 1800s? A secretary of the Asiatic Society was Charles Wilkins नहीं था, Charles Wilkins नहीं था, who was it? James Prinsep. It was not Charles Wilkins, he was James Prinsep. He was जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो ही जो है, इसने क्या किया था? ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो है उसको तोड़ के और हमें दे दिया था, बोला कि देखो जी, ये अशोका करके एक आदमी था जिसका नाम देवनम पियादासी भी था, और वो जो है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से जो है वो ब्रह्मी में लिख रहा था, ओके। ऑलराइट, रेगुलेशंस टू बी लेड, अब 1813 की ही हम बात कर रहे हैं। सो रेगुलेशंस टू बी लेड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो रेगुलेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द काउंसिल्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा नाउ रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो एनी रेगुलेशंस विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा जो है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसका
असेंट चाहिए, ठीक है। दिस एक्शन डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी दैट यू आर टोटली subservient to the British government. Okay. Separate accounting. So there was requirement to maintain separate accounts for commercial transaction and territorial revenue. Any business that you do and anything that you collect, it should be reported separately. Superintendence and direction of the board of control, both defined and considerably enlarged. तो please remember 1813 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको उसका जो पावर है उसको इनलार्ज किया गया था, ठीक है। परमिशन फॉर क्रिश्चियन मिशनरी जो है दे वर परमिटेड टू कम टू इंडिया एंड प्रीच देयर रिलीजन। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज थ्रोन ओपन एंड इसके वजह से मास कन्वर्जन्स हमें देखने को मिला था इन द इनिशियल डेज। यू नो सम राजाज आल्सो, some rajas in Bihar and zamindars in Bihar also converted to Christianity in the initial phases. Okay. अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। सो यहाँ पर अगेन 20 ईयर्स के लिए उनको लीज दिया गया था एंड टेरिटोरीज ऑफ इंडिया टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ क्राउन। तो यहाँ पर अब नया असर्शन क्या था कि आपको क्राउन के बिहाफ में, क्राउन के नेम पे गवर्न करना है। कंपनीज मोनोपोली इवन विथ चाइना एंड टी वाज टर्मिनेटेड। पहले चाइना और टी के लिए 20 साल का दिया गया था, अब उसको भी टर्मिनेट कर दिया गया। Lifting of restrictions on European migration and property acquisition was done. So all restrictions on European immigration and property acquisition in India were lifted by the 1833 Act. Okay. And this paved the way for widespread European colonization. देखिए बहुत सारे जो है, बहुत सारे लोग जो वहां पर गरीब थे ब्रिटेन में, दे केम टू इंडिया एंड दे वर एबल टू मेक देमसेल्व्स फॉर्च्यून, क्वाइट अ फॉर्च्यून। यहाँ पर जो है बहुत सारी लोगों की गरीबी इंडिया ने दूर की है और उसके चलते ब्रिटिश जो सरकार है इट ऑल्सो गॉट वेल्दी। ओके। सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन हुआ था। गवर्नर जनरल ग्रांटेड पावर टू सुपरिंटेंड, कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो यहां पर एक और चीज हुई थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको क्या बोला गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड as the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड अदर टेरिटरीज वेयर अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ whom? The governor general who was operating from Calcutta. Okay. All revenues that was raised under the authority of the governor general who also exercised complete control over expenditure. तो गवर्नर जनरल के पास फुल पावर था फाइनेंशियल इश्यूज पे। एंड गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे were deprived of legislative powers, retaining only the right to propose laws to the governor general. Okay, so गवर्नमेंट जो है मद्रास और बॉम्बे का, उनको लेजिस्लेटिव पावर उनका छीन लिया गया था बिकॉज दिस वाज, यस वेरी गुड, दिस वाज पीक सेंट्रलाइजेशन इन फेवर ऑफ कैलकाटा। ओके। और इनको जो है दे ओनली रिटेन्ड ओनली द राइट टू प्रपोज लॉज। वो बना नहीं सकते थे, सिर्फ प्रपोज कर सकते थे। ओके। एडिशन ऑफ लॉ मेंबर टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल यहां पर हुआ था। तो ये लॉ मेंबर कौन, किस रूप में आया था, किस नाम से आया था? देयर वाज एन एडिशन ऑफ अ लॉ मेंबर टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर प्रोविजनल एडवाइस ऑन लॉ मेकिंग। तो इसका नाम क्या था लॉ मेंबर का? थॉमस मकॉले, थॉमस बैबिंगटन मकॉले। यस, मकॉले पुत्रास, वी ऑल आर मकॉले पुत्रा, यस और नो? क्या हम सभी मकौले मकौले की औलाद हैं? मतलब नॉट इन द सेंस, इन दैट सेंस, जेनेटिक सेंस, बट इन द आइडियोलॉजिकल सेंस। आर वी मकौले पुत्रास? क्या हम मकौले की औलादे हैं? बिल्कुल है हम। इन द आइडियोलॉजिकल सेंस हम सभी मकौले की औलादे। अगर अंग्रेजी आप बोलते हैं, अगर अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी गाने सुनते हैं, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इस सब की बात करते हैं अपने फ्री टाइम में, तो आप मकौले की औलाद है। ओके। और वो
मकौले ऊपर से हंस रहे हैं हम पे, दैट देखो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ओके, वी आर ऑल इंडियन बाय लुक्स, इंडियन बाय ब्लड, बट ब्रिटिश बाय मैनरिज्म, है ना। कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन लॉज। तो इंडियन लॉज जो है, दे वर टू बी कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड फॉर क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी। तो कोडिफिकेशन जो है यहीं से 1833 के चार्टर एक्ट से स्टार्ट हो गया। एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी, सो डिक्लेरेशन दैट ओके, no Indian citizens would be denied employment under the company based on religion, color, birth or descent. सो इनको क्या बोला था कि किसी भी इंडियन सिटीजन को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं मना करेंगे बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, कलर, बर्थ और डिसेंट। एंड डिस्पाइट डिस्क्रिपेंसीज इन रियलिटी, दिस डिक्लेरेशन बिकेम अ फोकल पॉइंट फॉर पॉलिटिकल एजिटेशन इन इंडिया। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी की बात तो कर दी थी, लेकिन इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे थे। रेशियल पॉलिसी, इंडियन एंड डॉग्स नॉट अलाउड, अभी भी ये सारी चीजें जो है थी। ठीक है, यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी हो गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज अर्ज्ड टू अबॉलिश स्लेवरी, और 1843 में फाइनली जो है एक्ट के थ्रू स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। अगेन 1833, 20 इयर्स, 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कंटिन्यूएशन ऑफ कंपनीज पोजेशन ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं बाय द वे, बिकॉज 1857 में रिवोल्ट हो जाएगा। तो अगर मान लिया रिवोल्ट नहीं होता तो होता क्या, 1873 में नया चार्टर एक्ट आता। अगर इंडिया में इस तरीके से ना होता कि एक इतना बड़ा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाता, तो 1877 तक, 1873 तक इनको कंटिन्यू करना था। ओके, रिडक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर स्ट्रेंथ, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इट वाज रिड्यूस टू 18 मेंबर्स। ये जो है 18 मेंबर्स का जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया था। और कंपनी का पैट्रोनेज ओवर सिविल सर्विसेज वाज ओवर। पहले क्या होता था सिविल सर्विसेज में, कैसे होता था, एनी आइडिया? सिविल सर्विसेज बिफोर 1853 कैसे डालते थे? इट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस माय फ्रेंड। ओके, रिकमेंडेशंस के थ्रू जो है, सिफारिश जिसको कहते हैं, उसके थ्रू पीपल दे यूज्ड टू कम। इन थ्योरी 1833 में ही इन्होंने कह दिया था कि हम जो है आपको अलाउ कर देंगे। ओके, और फाइनली जो है 1853 में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को एस्टैब्लिश किया गया। अब जो है हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आपको डालेंगे। लॉ मेंबर का एलिवेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, सो लॉ मेंबर्स दे वेर एलिवेटेड टू फुल मेंबरशिप इन द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, तो लॉ मेंबर्स जो है दे वेर एलिवेटेड टू फुल मेंबरशिप। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1833 में, और फुल मेंबरशिप 1853 में मिला था। इस चीज को याद रखिएगा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया था। 6 एडिशनल मेंबर्स को लाया गया लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए। देखिए पार्लियामेंट से अलग है ये। पार्लियामेंट में क्या होता है, इलेक्ट करके लाया जाता है, यहाँ नॉमिनेट करके इनको डाला गया था। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेचर, विच वाज नोन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऑब्वियसली ये जो है बाद में जाके काउंसिल एक्ट के थ्रू आपको क्या देखने को मिलता है, हमें जो है देखने को मिलता है महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, एंड हु वाज द थर्ड पर्सन? बनारस, पटियाला, एंड द थर्ड पर्सन हु वाज आल्सो अ दीवान, दिनकर राव। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। Governor General's veto power. So legislations required the assent of the Governor General, and Governor General was empowered to veto any bill of the Legislative Council. तो सबसे पहले वीटो पावर कब मिला था गवर्नर जनरल को? क्या मैं बोल सकता हूँ 1786 में कॉर्नवालिस को ओवरराइडिंग वीटो पावर मिला था। इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वीटो पावर वाज देयर। और ऐसे ऐसे जो है पोर्टफोलियो सिस्टम के साथ, अगर आपको याद होगा, पोर्टफोलियो सिस्टम जो है और उसके साथ वीटो पावर आया था 1861 में। ओके, करेक्ट, 1861 काउंसिल एक्ट उसके थ्रू आया था।
अब हम आ जाते हैं एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858. इट वाज ट्रिगर्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द 1857 रिवोल्ट. अब जो है कंपनी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बारी थी, तो कंपनी जो है उससे छीन लिया गया. कंपनी को बोला गया तुम ट्रेड करो, गवर्नेंस हम करेंगे. तो गवर्नेंस जो है क्राउन को दे दिया गया. एंड इंडिया इज टू बी गवर्न्ड बाय इन द नेम ऑफ क्राउन थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स. ठीक है. एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेल्ड इनिशिएटिव एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी while the council served in an advisory capacity. तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was established by the 1858 okay act for better government of India. और ये जो डुअल सिस्टम था जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया था, जिसमें एक गवर्नर जनरल रहेगा और एक आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा. ओके. एक जो गवर्नर जनरल है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल बी देयर. तो उसको क्या किया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया. अब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हु वाज टू बी हाउस्ड इन लंदन. और लंदन में जो है वो वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हो एक गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट मिनिस्टर की तरह काम करेगा. और दूसरा, यहां पर जो है इंडिया में एग्जीक्यूटिव में कौन काम करेगा, एग्जीक्यूटिव में आपका गवर्नर जनरल काम करेगा. एलिवेशन ऑफ गवर्नर जनरल टू वाइसरॉय. सो गवर्नर जनरल टाइटल एलिवेटेड टू वाइसरॉय, जिससे प्रेस्टीज बढ़ा लेकिन अथॉरिटी नहीं. प्रेस्टीज काफी बढ़ गया इसका वाइसरॉय से. और ट्रांसफर ऑफ पावर टू द क्राउन वाज फॉर्मेलिटी. व्हाई? बिकॉज पहले से ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो धीरे 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 करके सारी पावर ले ली थी ऑलरेडी. तो यहां पर जो है इन द जस्ट इन द नेम ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था. ठीक है. And this act of 1858 symbolically concluded the journey of East India Company in India. Okay. Yes. So Indian Council Act of 1861 पे आ जाते हैं. तो यहां पर ये किसके समय आया था, which governor general of this viceroy? It was during कैनिंग साहब. कैनिंग साहब के समय आया था. So representation of non-officials. So यहाँ पर एक्सेप्टेंस हुआ था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन ऑफिशियल्स इन लेजिस्लेटिव बॉडीज. लॉज वेयर टू बी मेड थ्रू डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन मतलब डिबेट, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, रादर देन समथिंग कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन एंड देन उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई बता रहा है आपको और उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. डेलिब्रेट करके जो नॉन ऑफिशियल्स की रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच में डिबेट एंड डेलिब्रेशन के थ्रू इसको बनाया जा रहा था. लॉ मेकिंग नो लॉन्गर रिमेन्ड एक्सक्लूसिवली द बिजनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. अब एग्जीक्यूटिव का सिर्फ बिजनेस नहीं था, अब जो है जो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है उसके पास भी एक तरीके का पावर था. पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, जिससे कैबिनेट गवर्नेंस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस. तो कैबिनेट क्या, वर्ड कैबिनेट इज देयर explicitly mentioned in the constitution. Yes, it is, but not like you think. It is there just a passing mention by article 352. So if I say that does the constitution of India explain or explicitly defines cabinet, is will it be correct? Explicitly defines, it does not define, there's a fleeting mention which is inserted by a constitutional amendment act. And which constitutional amendment act? 44th constitutional amendment by Morarji Desai, to undo the damages that Indira Gandhi did during the emergency. Okay. In the portfolio system, which was there in the 1861, each branch of administration had an official head and spokesman responsible for its administration. जैसे अभी होता है, मतलब मिनिस्टर साहब जो होते हैं आपके. लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन हुआ था. सो लेजिस्लेटिव पावर्स वेर वेस्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. जैसे 1833 से ले लिया गया था पावर, अब जो है 1861 के बाद इसको वापस धीरे धीरे करके दे दिया गया. एंड द प्रोविजंस वेर मेड फॉर सिमिलर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अदर प्रोविंसेस एज वेल, सेटिंग द फाउंडेशन फॉर लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन. ओके. सो प्रोविजंस जो है
उसको बनाया गया था किसके लिए? फॉर सिमिलर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अदर प्रोविंसेस, सेटिंग द फाउंडेशन फॉर लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन। ओके, तो इस तरीके का, जिस तरीके का काउंसिल कैलकाटा में बैठ रहा था, उसी तरीके से अदर प्रोविंसेस जैसे कि आपका बॉम्बे और मद्रास, वहां पर भी जो है इसको डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें वीकनेसेस थी 1861 काउंसिल एक्ट में। लिमिटेड पावर्स, तो दे वर अनेबल टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स और फाइनेंशियल मैटर्स विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। तो जो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी था उसका एग्जीक्यूटिव का अप्रूवल चाहिए। विदाउट एग्जीक्यूटिव अप्रूवल दे वर नॉट एबल टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स और फाइनेंशियल मैटर्स। देयर वाज लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द बजट और एग्जीक्यूटिव एक्शन। डिस्कस एंड डेलिब्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बट देयर वाज नो कंट्रोल। अब जो है हमारा, अगर आप देखिएगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिमिटिंग फैक्टर पर डिपेंड करता है, दैट इज लिमिटिंग प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है? लिमिटिंग द पावर। लेकिन ऐसा कुछ यहां नहीं था 1861 में। फाइनल पैसेज ऑफ द बिल्स रिक्वायर्ड द वाइसरॉयज अप्रूवल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट retain the authority to disallow legislation even if approved by the viceroy। तो यहां पर कहना इससे that the secretary was above the viceroy, that he can even override the viceroy। Okay, non-official Indian members were predominantly from elite sections, obviously Maharaja of Benares, Maharaja of Patiala, okay, Sir Dinkar Rao। कॉमन इंडियंस थोड़ी थे, मिडिल क्लास इंडियंस नहीं थे, प्रॉपर रॉयल्टी थी। ओके, अब हम बात करते हैं काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 के बारे में। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया था, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जा रहा था। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट हेल्प्ड इन मेकिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वेर इंक्रीज्ड। ओके, empowerment of universities, district board, municipalities, zamindars, trade bodies and chamber of commerce to recommend members to provincial council, जिसके बाद हमारे पास क्या आया? प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या ये चीज से आपको कुछ याद आ रहा है? यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, ट्रेड बॉडीज, चेंबर ऑफ कॉमर्स को है। क्या ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का याद देता है आपको? जिस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेजोरिटी सीट्स डिसाइड होता है ना, जिसमें से टीचर्स हैं। ओके, तो देखिए होता क्या है कि किसी को पता नहीं रहता, आप टीचर हैं किसी गांव देहात में, आपको पता नहीं है कि यू हैव अ वोट दैट यू कैन इलेक्ट पीपल। तो होता क्या है कि जनरली सम टीचर्स हु आर अवेयर, उन जो से बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आरजेडी ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और टीचिंग भी कर रहे हैं अपना, तो उनको पता रहता है कि अच्छा इस दिन में ये डेट है, इसको जाके मुझे अपना वोट डालना है, बिकॉज आई एम अ टीचर सो आई कैन इलेक्ट वन मेंबर ऑफ काउंसिल। तो उनका पहले से साठ गांठ होता है। उनको जो है स्टेट कैपिटल से न्यूज आ जाती है या कोई डायरेक्शन आ जाता है तो कि इसको बनाना है, दिस इज आवर कैंडिडेट। तो वो चार पांच टीचर जाके वोट कर देते हैं, या जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स हु आर पॉलिटिकली एक्टिव। मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को पता ही नहीं चलता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट्स, दे विल ऑल्सो हैव अ वोट टू सेलेक्ट एन एमएलसी। अब ग्रेजुएट्स का मतलब क्या है? पुराने जमाने में ग्रेजुएट्स 100 आदमी में से कोई एक बनता था। आपके पूरे खानदान में कोई एक ग्रेजुएट होता था तो उसको देखने लोग आते थे कि ग्रेजुएट कैसा लगता है, कॉलेज जाने वाला लड़का कैसा लगता है। ओके, लड़कियां तो चलो दूर की बात है, लड़कियां तो जाती थी। अब क्या है, हर कोई ग्रेजुएट है मिनिमम जो है। अगर आपका एक्सपेक्टेड है कि सब ग्रेजुएट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ओके, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज है प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उस समय डिफरेंट था, अब डिफरेंट है। आप बोलेंगे यार कॉलेज ग्रेजुएट तो फिर से तो नॉर्मली वोट ले लो, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि 1940s में, 50s में, 1800s में बहुत कम होते थे कहीं। मतलब आपको गांव में कोई एक ग्रेजुएट होता था तो गांव का नाम रोशन हो जाता। गांव में अगर कोई एक ग्रेजुएट कर जाता था तो गांव का नाम कि हमारे गांव से एक ग्रेजुएट हुआ है। तो उस समय की ये बात चल रही है। तो 1893 में याद रखिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस। दिस वाज लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, दिस वाज इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है, इलेक्शन का एलिमेंट जो है, इंट्रोड्यूस हो चुका। The term election was avoided, but an element of indirect election was accepted in the selection of some of the non-official members or members of the legislative council
they were entitled to express their views on financial statements which were to be made on the floors of the legislature. तो यहां पर जो है आप entitled थे, यू वेर इंटाइटल्ड टू एक्सप्रेस योर व्यू, लेकिन आप जो है इस पे कुछ वोट वगैरह नहीं कर सकते थे। आप जो है 6 डेज का नोटिस देके, 6 दिन का नोटिस देके आप क्या कर सकते थे, क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, कुछ लिमिट्स थे। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट में आप पूछ सकते थे, लेकिन इसमें भी जो है लिमिट्स थे। इसका नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, देयर वाज नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्रोविजन। ओके, हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 का, विच वाज अंडर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यहां पर क्या था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ बढ़ाया गया था। सो दिस वाज आफ्टर द शिमला डेप्यूटेशन लेड बाय आगा खां, जहां पर इन्होंने मांगा था कि मुसलमानों को आप जो है रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम आपके लॉयल हैं। ओके, तो ये शिमला डेप्यूटेशन कब गया था? 1906 में। दूसरा, मॉडरेट्स और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके बीच में, ओके, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, दे वांटेड टू ड्राइव अ परमानेंट वेज, बिकॉज जब ये काउंसिल एक्ट आया था 1909 का, तो बहुत सारे मॉडरेट्स दे बिकेम डिसइल्यूजन्ड विथ द वेज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, और उसके बाद जो आपका सूरत स्प्लिट वाला था, इंटेंसिफिकेशन, जो सूरत स्प्लिट का डाइवर्जेंस था वो और इंटेंसिफाई हो गया। ठीक है, इसमें इंडियन मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन। बाद में जाके 1919 एक्ट के बाद ये गवर्नर भी बने थे। ओके, ही आल्सो बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार। यस, ही वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर, एसपी सिन्हा। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो प्रोविंस में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उनको भी मेंबर्स को इंक्रीज किया गया। बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर बढ़ाया गया। तो दिस वाज ए कंसेशन इन द ब्रिटिश व्यू। अब क्या था, एग्जीक्यूटिव अपना थोड़ा पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे रहा था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, पहले एग्जीक्यूटिव हैड द ओवरऑल पावर, ओवर राइडिंग पावर। अगर याद होगा 1861 लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग के पास जो था ओवर राइडिंग पावर था, तो वो चला आ रहा था। तो ये इन्होंने 1909 में करेक्ट किया और थोड़ा पावर जो है डिवॉल्व किया लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ओके, यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मंगाया गया, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स वाज इन एक्सेस ऑफ देयर पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन नहीं थी उससे ज्यादा उनको पॉपुलेशन को इनको दिया गया रिप्रेजेंटेशन। और लोअर इनकम क्वालिफिकेशन था मुस्लिम वोटर्स के लिए कंपेयर टू हिंदूज। तो हिंदूज जो थे उनका हायर क्वालिफिकेशन था, वेराज मुस्लिम्स का लोअर था। तो इससे जो है एक वेज बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज फिर ड्राइव हुआ। ओके, इलेक्शन सिस्टम जो था वो हाईली इनडायरेक्ट था, जिसके वजह से पीपल जो है, बहुत ज्यादा लोगों ने अपना वोट नहीं दिया था। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, मोर देन 99% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, दे रिमेन्ड डिसइनफ्रैंचाइज्ड। ओके, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रिंसिपल कब स्टार्ट हुआ? 1909 में। फर्स्ट इंडियन मेंबर टू ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1909, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ओके, यस, ऑलराइट। सो इसी के साथ जो है आपका गवर्नर जनरल तो पहले ही खत्म हो गया, आपका ये भी जो है टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इट इज ओवर। अब 1919 एक्ट और 1935 एक्ट में अलग से पढ़ाऊंगा, अलग क्लास में होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा।